Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum class. वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपकी ये लेक्चर नंबर 8 है आज. फाइन जी, अल्हम्दुलिल्लाह. और लास्ट हमने कंक्लूजन पढ़ा था. आर्गुमेंटेटिव स्टार्ट करने आज हमने, ऐसे ही है ना? वी स्टार्टेड. क्या कुछ किया था आर्गुमेंटेटिव में, जरा बताइएगा मुझे, क्योंकि ग्रुप में मुझे नजर कुछ नहीं आया. आपका ग्रुप टेलीग्राम पे था ना? नोआ OB12 SA. क्योंकि जो लास्ट अब जो चीज नजर आ रही थी मुझे ग्रुप में, दैट वाज द कंक्लूजन पैराग्राफ सितंबर 10 को. इसके बाद एक और क्लास हुई होगी बीच में. नहीं, सितंबर 10 को नंबर 7 थी और कंक्लूजन. जी मुझे बताइएगा आर्गुमेंटेटिव का क्या स्टार्ट किया था. थीसिस एंटीथीसिस डन प्लस सिंथेसिस, ठीक है. और इसके ऊपर जो है वो मैंने आपको आर्गुमेंटेटिव से स्टार्ट किया था और डिस्कशन थीसिस एंटीथीसिस की हो रही थी. We discussed where you pointed out that we have to negate the topic, okay. और इसके ऊपर मैंने आपको पैराग्राफ्स दिखा दिए थे, उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स वाला. आउटलाइन हमने देखी थी कि आउटलाइन कैसे लिखते हैं इसकी. अच्छा, हमने सिर्फ आर्गुमेंटेशन कंप्लीट की थी, जिसमें आपने ये सीखा था कि थीसिस और एंटीथीसिस और किस तरह से हमारे पास जो थीसिस होता है, वो जो एंटीथीसिस है वो थीसिस स्पेसिफिक है, और किस तरह से इसका सिंथेसिस जो है वो फिर निकालना होता है. ओके. So the argumentative essay basically is the type of the essay in which the writer chooses one side of the argument and tries to support his opinion, जिसको हम thesis कहते हैं, in comparison to the opinion of others. जो और यहाँ मैं ये कह दूं कि ये opposite opinion of others, जिसको antithesis कहते हैं. It is important in such an essay to compare and contrast the opinions of both sides and draw a synthesis based on the main features of the argument of both sides, proving thesis to be correct. ये सिंथेसिस के ऊपर जो थी वो बात हो गई थी हमारी. इसका मेथड क्या है?
मेथड ये है कि the essay topic is discussed through 5 broad under 5 broad headings, each one of which then has full paragraphs on thesis, antithesis, and synthesis. ये है आपका ये लेना, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लिख दिया। इसमें हमने फिर करना ये होता है कि हमारा the essay topic is discussed under 5 broad headings। आप headings निकाल लेते हैं और each one of which broad काट दें, कंफ्यूज करेगा। Under 5 headings, each one of which then has full paragraphs on thesis, antithesis and synthesis। इसको हम सेट कहते हैं ना, 3 पैराग्राफ्स का एक सेट बन जाता है एक हेडिंग के अंदर, thesis, antithesis and synthesis। The whole essay is developed thus by developing 3 paragraphs for each primary heading। तो कितनी प्राइमरी हेडिंग्स थी? 5 हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि ये 15 पैराग्राफ्स हमारे पास निकल आते हैं इसके। नॉर्मली इसका सिंथेसिस का पैराग्राफ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि आपने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स जो है उनको कंपेयर करना होता है, इसलिए 15 पैराग्राफ्स काफी हैं इसमें, प्लस 3 इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड कंक्लूजन। हाँ जी, स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जरा। इसकी आउटलाइन ऐसे डेवलप होती है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आउटलाइन। जैसे आम आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ओवरव्यू है, तो ये तो सेम चीज है ना। उसके बाद आप हेडिंग 1, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, आपने हेडिंग 1 ले ली, उसका थीसिस का पूरा पैराग्राफ डेवलप किया, एंटीथीसिस का पूरा पैराग्राफ डेवलप किया, सिंथेसिस का पूरा पैराग्राफ लिखना है, और यहाँ उनकी हेडिंग्स भी देनी है आउटलाइन में। यहाँ जाहिर है थीसिस भी लिखा जाता है, लेकिन हेडिंग देनी है और उसके आगे ब्रैकेट में फिर लिखना होता है पूरा थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ताकि एग्जामिनर को ये पता लगे कि आपका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, वो थीसिस है, एंटीथीसिस है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है ना।
इस ऐसे में ये बहुत ख्याल रखना होता है कि आप लैंग्वेज बड़ी क्लियर यूज करनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी, लैंग्वेज ऑफ दी आर्गुमेंटेटिव ऐसे, और पूरा मेथड जो है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सिर्फ जरा ये जो स्टूडेंट्स की बात होती है ना सर, कंफ्यूज हो रहे हैं, जरा कंफ्यूजन अपनी थोड़ी सी ना जरा रोक के रखिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट रादर देन रेजिस्ट इट। ओ नहीं सर ये तो समझ ही नहीं आती क्या है, ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। जस्ट होल्ड ऑन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सिर्फ आप पहली दफा देख रहे हैं इसलिए अजीब लग रहा है आपको। हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 और उसके बाद कंक्लूजन पैराग्राफ। जी यहां तक आपके क्वेश्चंस कोई हो तो जरा मुझे बताएं। नहीं जी हेडिंग्स तो अलाउड नहीं है ना। 5 हेडिंग्स फिक्स्ड, अपनी मर्जी है नबील अहमद, 6 कर लें, अब 18 पैराग्राफ्स हो जाएंगे। हेडिंग्स तो नहीं अलाउड ना, हेडिंग तो मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूं आसिफ अमीर। आज हमारा तकरीबन आसिफ लास्ट लेक्चर है, ये 8 लेक्चर हो गए हैं। आप पहली दफा आए क्लास में, ये हेडिंग्स वाली बात जो है। हेडिंग्स का हम नाम लेते हैं आउटलाइन के लिए, लेकिन ऐसे के अंदर नहीं लिखनी होती। I will show you another example. अच्छा जी, अब इसको लिखना कैसे है जी आफ्ताब हुसैन? हर हेडिंग के आगे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस सब के आगे जो है वो लिखना होता है। ये देखें, लेट मी शो यू। अब हम अटेम्प्ट करते हैं ना, एक टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग और कर्स, 2019 का टॉपिक था ये। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे। थीसिस स्टेटमेंट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सिंपली पुट मेरा इस वक्त स्टैंड पॉइंट ये था कि इट्स अ ब्लेसिंग। अभी मैं थीसिस स्टेटमेंट भी आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, बल्कि हम कर ही लेंगे इसको। ये मेरी इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट ये है कि स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has created both negative and positive impacts in the modern world. आपको थीसिस स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट्स सिखाए हैं कि what, why and how। याद है आपको? what जो है सेंटेंस नंबर 1 क्या करता है? क्यों जी थीसिस स्टेटमेंट आप लोगों ने जो तरीका सीखा है बोलेंगे जरा प्लीज। सेंटेंस नंबर 1 क्या करता है? सेंटेंस नंबर 1 जो है वो बताएगा कि टॉपिक क्या है, यानी आपको टॉपिक की क्या समझ आई है। तो यहाँ पे हमने बताया है कि टॉपिक की हमें समझ ये आई है कि इंफॉर्मेशन, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये याद रखना है कि ये बाकी तुम लोग ऐसे में कुछ करो ना करो, उसका पहला वर्ड कभी मिस नहीं करना टॉपिक का।
डू यू अंडरस्टैंड? टॉपिक का फर्स्ट वर्ड आपने कभी ओवरलुक नहीं करना। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्सपेंडिंग। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जरा ख्याल रहे। इसकी एक्सपेंशन की बात हो रही है, सो बी वेरी केयरफुल। तो इसको आपने बार बार एड्रेस करना है, क्योंकि हमारे लोग पहला वर्ड भूल जाते हैं हमेशा ना, वो गलती करने का शौक होता है और वो पहला वर्ड भूल जाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इसको लिख लो कहीं मोटा सा। Spread of IT has created both negative and positive impacts in the modern world. What है ना टॉपिक? what है टॉपिक? दोनों चीजों की बात करते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अब मेरा स्टैंड आ गया, स्टैंड पॉइंट आ गया। Why? Despite some significant negative effects, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. बस एक ही लाइन में, एक सेंटेंस में आपने अपना स्टैंड दे दिया, बस खत्म हो गई बात। माना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत सिग्निफिकेंट है, मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इट हैज प्रोवाइडेड फार मोर बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। और नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। बाय यूटिलाइजिंग चेक्स एंड कंट्रोल्स, its negative effects can also be minimized. अगर दुनिया में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स मौजूद हैं, तो उसकी हमारे ख्याल में रीजन ये है कि इतने चेक्स एंड कंट्रोल्स डेवलप नहीं किए गए, जिनको कंट्रोल करने से इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज किया जा सकता है। मिटिगेटेड कह लें, मिनिमाइज कह लें। क्लियर है ना थीसिस स्टेटमेंट? कोई उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लैंग्वेज सिंपल है और अपनी बात जो है वो समझा दी गई है कि हमारे नजदीक ये ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग का वर्ड जो है वो भी यूज कर दिया गया। एवरीथिंग इज देयर। नेक्स्ट, उसका ओवरव्यू क्या है? अब ओवरव्यू टॉपिक का ये है कि हाउ एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सीन फ्रॉम द ब्लेसिंग और कर्स पर्सपेक्टिव। अभी तक हम सिर्फ टॉपिक की बात कर रहे हैं इस ओवरव्यू में कि आपने इसको ब्लेसिंग और कर्स कहा है, तो क्यों, हाउ? ब्लेसिंग्स है इसकी, तो फिर उसको ब्लेसिंग क्यों माना जाता है? और कर्स है तो कर्स क्यों? ब्रीफली इसका ओवरव्यू दें। ब्लेसिंग इसलिए कि फला 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 चीज है, कर्स इसलिए कि फला 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 चीज है। इसके लाजमी नहीं कि हम ऐसे की बातें करें। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया। ऑल्दो मतलब सिंस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन वेरी पॉपुलर in the world and it has expanded within a very short time all over the world. That is why along with its blessings certain negative aspects have also developed. और इस तरह से ये ओवरव्यू है। अब मेरी हेडिंग्स आनी शुरू हो गई। मेरी हेडिंग नंबर 1 है ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ईज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने डेवलप किया है कि कम्युनिकेशन हैज बीन इमेंसली फैसिलिटेटेड। ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, जिसका मैंने टॉपिक सेंटेंस डेवलप करना है, जैसे आपको दिखाया था उस दिन। और ये थीसिस है हमारा। एंटीथीसिस है कि नेगेटिव एक्टिविटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? ये मेरा एंटीथीसिस है। बताना, क्लियरली मार्क करना जरूरी है। और सी ये है कि evil minds are not limited to information technology. ये सिंथेसिस है। नेक्स्ट हेडिंग है convenient and accessible to all. ये मैंने डेवलप नहीं किया। आगे 3 इसके थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस डेवलप करने हैं, जैसे ऊपर किया गया। फिर एक हेडिंग है Information technology has benefited all humanity alike. अब इसके ऊपर भी तीनों चीजें डेवलप करने हैं हमने। फिर ये कि increasing the pace of progress has provided dividends to humanity. कि आईटी के यूज से प्रोग्रेस तो दुनिया में चल रही थी, लेकिन pace of progress has increased, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को बहुत एडवांटेजेस हुए हैं। इसके ऊपर तीनों पैराग्राफ डेवलप होंगे।
थीसिस एंटीथीसिस, और फिर ये कि यूज इन एजुकेशन हैज enabled mankind to overcome physical barriers. ब्लेसिंग है एजुकेशन में. एंड देन द कंक्लूजन. पहले मैंने आपको दिखाया है कि आउटलाइन कैसे लिखी जाती है, एंड नाउ आई एम शोइंग यू एन एक्चुअल आउटलाइन आल्सो. ऑल्दो इसकी बाकी हेडिंग्स मैंने डेवलप नहीं की, और नंबर 3 फर्स्ट हेडिंग जो है उसको फुल्ली डेवलप किया दिखाने के लिए कि हाउ आप तीनों लिखते कैसे हैं. जी स्टूडेंट्स, नंबर 3 के ऊपर कंसंट्रेट करें. 1 2 3 मैंने मतलब पूरा डेवलप कर दिया ना आपको. थीसिस स्टेटमेंट लिख दी है, नंबर 2 लिख दी है, नंबर 3 आउटलाइन दे दी है. यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ये ठीक है? ओके. अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि जी इसकी थीसिस स्टेटमेंट तो आपके सामने आ गई कि थीसिस स्टेटमेंट में सेंटेंस नंबर 1 में कहा गया कि दोनों चीजें हैं. सेंटेंस नंबर 2 में कहा गया कि सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो सही, लेकिन इसकी ब्लेसिंग्स ज्यादा हैं, यानी अपना स्टैंस दे दिया गया, और वे फॉरवर्ड जो है वो भी उसके अंदर पेश कर दिया गया. अब इसका लेट मी शो यू एन इंट्रोडक्शन आल्सो, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट तो आगे चलें, इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है उसको डेवलप कैसे करना है. तो चूंकि अब आउटलाइन मौजूद है, सो इसके ऊपर जो एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, लेट मी शो यू दैट. इसके बाद आप ऐसे लिखनी शुरू करते हैं, और ऐसे में जब भी आपने जिस तरह से आउटलाइन की हेडिंग दी थी, यहां पे आउटलाइन की हेडिंग होनी चाहिए कि ये आप आउटलाइन लिख रहे हैं. उसने कहा था राइट एन आउटलाइन एंड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे. तो हमने ये दिखाया कि जी ये मेरी आउटलाइन है सारी, और ये मैंने एसे स्टार्ट की है, और एसे के बाद एसे के अंदर इंट्रोडक्शन फिर जो है वो शुरू हो गया. अच्छा, अटेंशन ग्रैबर देखिएगा. Man's imagination used to consider mythological gods having powers which were supernatural, as long as technology did not exist in the world. इंसान यही समझता करता था कि माइथोलॉजिकल गॉड्स के पास ऐसी पावर्स हैं जो सुपरनेचुरल पावर है, जब तक टेक्नोलॉजी इजाद नहीं थी हुई. कम्युनिकेटिंग विद अननोन बीइंग्स, ये वो जो माइथोलॉजिकल गॉड्स थे, रामायण है जिस तरह से, कम्युनिकेटिंग विद अननोन बीइंग्स,
being able to know about the world beyond, about worlds beyond one's sight. आपको नजर नहीं आ रही लेकिन आपको उस दुनिया का इल्म है उसके बारे में. And the ability to reach decisions quickly used to be godly virtues. एकदम से वो किसी फैसले पे पहुंच जाते थे, तो ये समझा जाता था कि ये खुदाई ताकतें हैं. However, with the advent of information technology, man realized that he had finally got those mythological powers which he always dreamt of having for mankind's betterment. कि इंसानियत की फलाह हो सकती है अगर हमारे पास भी वही खुदाई ताकतें सारी आ जाएं जो उन देवी देवताओं के पास होती. Thus, the use of IT has made the modern world a heaven of godly powers which the ancient man could never think of. Could only dream of. However, spread of information technology has created both negative and positive impacts in the modern world. Despite some significant negative effects, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits. ये क्या है भला? क्यों जी? ये हम वो देख के आए ना थीसिस स्टेटमेंट क्लास, ये थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होती है उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ आती है? अटेंशन ग्रैबर के फौरन बाद. तो ये हमारा अटेंशन ग्रैबर था, ये वाला सारा. और अगर आप वर्ड से देखें तो ये वाला हमारा वो लिंकिंग सेंटेंस है. आपको लास्ट टाइम दिखाया सारा कुछ दूसरे पैराग्राफ. अच्छा, यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट पहले आ गई है, अभी आपकी हो गई है. The blessings of IT are manifest in ease of communication across the globe, ease of access to technology, and by the seamless integration of IT into various fields of knowledge. ये तीनों headings इकट्ठी करती हैं. Important sectors like education, health, and human development have greatly from the expansion of IT. Eliminate access to humanity at large, which is the prime feature of information technology. Although the opponents of IT emphasize the negative effects of technology like lack of privacy, identity theft, and remote influencing of immature minds, these efforts are mostly like making mountain out of a molehill. ये जितनी भी opponents जो हैं वो बातें करते हैं इसके खिलाफ भी, लेकिन हकीकत गौर से देखा जाए तो ये बस वो मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी राई का पहाड़ बनाने के मुतरादिफ है. सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन. जी, इंट्रोडक्शन के बारे में कोई कंफ्यूजन? कोई अटेंशन ग्रैबर देखें, इसका अटेंशन ग्रैबर जो है वो सारा उसके बारे में है कि मतलब ये तो खुदाई ताकतें थी ना ये वाली, कि वो देवी देवता जो है दूसरी दुनियाओं की बातें सुन लेते थे, या जो दुनिया नजर नहीं आ रही उसके बारे में भी जानते थे, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. एंटीथेसिस, अमीना इकराम, लास्ट जो है वो हमारा एंटीथेसिस है. सही बताऊं तो ये सारा एंटीथेसिस है, और ये these efforts are mostly like making mountain out of a molehill, ये सिंथेसिस है.
कि ठीक है आप शोर मचाते हैं काफी, लेकिन इसकी जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपने थीसिस स्टेटमेंट में कहा गया है वो बहुत ज्यादा है। क्या डिफरेंस आया एक्सपोजिटरी में और इसमें? जो पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो वर्ल्ड ट्रेड वाला इंट्रोडक्शन, उसमें और इसमें क्या फर्क आया? What's the main difference between the two? Placement, नबील। कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मिडिल में आ गई। Why? जी आदिल, many people say so. अभी तुमने पैराग्राफ नहीं ना पढ़े, पैराग्राफ पढ़ना है तो तुमने कहना ये तो बच्चों वाला खेल है। पहले एक्सपोजिटरी में लास्ट में थी। और हम इसको क्यों सेंटर में कर रहे हैं? इसलिए कि हमने दिखाना है एग्जामिनर को कि आगे जो आउटलाइन हम दिखाने लगे हैं, आपका आउटलाइन की जिस्ट, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। वो इसलिए लिखी हुई है कि हमने जो है वो अपना स्टांस जो है वो क्लियर, ब्लेसिंग हमने इसको कंसिडर करना है। अफरीनेश तुम्हारा कैमरा ऑन है, अफरीनेश कोमल। ये कुछ और पढ़ने में लगी हुई है मेरा ख्याल है। Have to take a stance. अब आपको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और पूरी तरह से इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मेरे पास ओवरव्यू तो नहीं है, लेकिन इसका जो मैंने आपको अभी तक क्या दिखा दिया है, 1 दिखा दिया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिखा दिया सारा थीसिस स्टेटमेंट समेत। नंबर 2 मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन नंबर 3 पॉइंट मैंने पूरा डेवलप किया हुआ, तीनों पैराग्राफ्स। आई विल शो यू दैट ऐसे जब लिखी जाएगी एक्चुअली ये चीज तो चलती कैसे है। ये पैराग्राफ 1 आ गया। द एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थीसिस है। अब यहां पे हम कुछ नहीं लिख सकते, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस कुछ नहीं लिख सकते। हमने अपनी बात से साबित करना है कि, और अपने एक चीज आपने गौर करनी है कि एक पैराग्राफ से जब हम दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे तो ट्रांजिशन कैसे होगी। फोकस ऑन दैट आल्सो। अच्छा, द एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वही जो मेरी ए था, ए जो सब हेडिंग थी उसको एक्सपेंड किया ना। इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस द ग्लोब कन्वीनियंटली। रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन मेरा सपोर्टिंग पॉइंट है। The invention of various softwares, apps, and communication platforms has made it easy for people around the globe to connect with each other without any wastage of time. ये supporting point है। उसकी एग्जाम्पल है मेरे पास। आज क्या हो गया, कैमरे ऑन हो रहे हैं। शमसीला, तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास आ गई, इसकी एविडेंस आ गई। फॉर एग्जाम्पल, SMS, ईमेल, WhatsApp, Messenger, Twitter, etc. are just few of the methods used by millions across the globe to send and receive messages and media to each other all over the world. In this way, अब ये concluding sentence आ गया। In this way, information technology has expanded the scope of global communication and has made it highly convenient. क्यों जी? हमने अपना पॉइंट साबित कर लिया ब्लेसिंग वाला कि एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उससे कम्युनिकेशन किस तरह से फैसिलिटेट हुई है। सिंपल है ना, ये तो पॉइंट ही बड़ा सादा सा है। और आपने एविडेंस में आपने प्रॉपर पॉइंट्स भी दे दिए। अब ये रियलिटी है, फैक्ट है।
ठीक है, इसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर हमारे पास वो है, ये हमने अपना थीसिस प्रूव कर लिया। बिल्कुल ओके। अब आता है एंटीथीसिस, और बड़े तरीके से आपने अब ट्रांजिशन करना है, अब ऑपोजिट अपनी बात के जाना है। However, many believe that expansion of information technology is not a blessing. Rather, it is a curse. The ease of communication has also made it possible for evil-minded people to carry out their malefic designs. Expanding. Supporting point. The communication platforms are frequently used to spread. जिन communication platforms का हमने ऊपर जिक्र किया है, अब वो कहते हैं वही communication platforms are frequently used to spread negative content in the world and thus influence weak and immature minds. मेरे पास उसका evidence पड़ा है. An apt example could be the Blue Whale game, which was propagated through the information technology to millions across the globe. आप कौन से प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करते हैं? ये ब्लू व्हेल गेम भी तो उन्हीं प्लेटफॉर्म से फैली थी ना सारी दुनिया में. Several young people fell prey to evil designs of the makers of the blue whale game, who ultimately gripped their minds so much that they even committed suicides due to activities related to playing that game. More than 257 suicide attempts were reported globally. मेरे पास उसकी एविडेंस का रेफरेंस मौजूद है. बेन रेडफोर्ड की आर्टिकल है ब्लू व्हेल गेम सुसाइड कॉन्स्पिरेसी सर्फेसेस 2018 की. Thus, the information technology has provided convenience to the criminal minds to influence youth without any check and balance. चलो जी, अब करें बात. अब तो हमारे पास रह कुछ नहीं गया. क्यों जनाब? ये एंटीथीसिस का पॉइंट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है. आप जिन प्लेटफॉर्म्स का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, उन्होंने इवल माइंडेड लोगों की भी उतनी ही खिदमत की है. स्ट्रॉन्गर देन एंटीथीसिस. यहां तो बंदा मर गया ना, बंदे मर गए हैं. बिल्कुल. सो अब आर्गुमेंट कहां खड़ी है? बैलेंस. थीसिस एंटीथीसिस दोनों अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है. चले. सो इसका मतलब ये कि अब आपको सिंथेसिस बड़े तरीके से करना पड़ेगा ना. सिंथेसिस में इसकी वो है, कमाल होता है सारा. Seeing the evidence provided by the opponents of information technology, one may observe that their argument is not valid. आप ठीक है, आपने जो कुछ कहा आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन वैलिड नहीं है. The evil-minded people are everywhere and can make use of any kind of technology. क्या इसका ये मतलब हुआ? This does not mean that all technology is a curse. जनाब, evil-minded लोग तो हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, तो क्या सारी टेक्नोलॉजी कर्स है? Technology itself can neither be a blessing nor a curse. Itself टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती. इसकी एग्जाम्पल बड़ी जबरदस्त है. A valid example may be the use of a kitchen knife. ये जो छुरी इस्तेमाल होती है किचन में, which is used in millions of households globally to prepare food on daily basis. सारी दुनिया इस छुरी से रोजाना 3 टाइम का खाना जो है वो काट के खाती है. The same tool may also be used by evil-minded people to harm others. क्या है अगर कोई बंदा उसी छुरी को उठा के तो गलत तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दे? This means that the fault is not in the technology, but the way it is used. साबित हुई ना बात? Hence, it is proved that information technology has proved to be more of a blessing. Hence, it shows that information technology has proved to be more of a blessing, as its benefits far outweigh the curses that have been devised by using it negatively. हाँ जी.
छुरी से मार दिया। सिंथेसिस साबित हुआ है कि नहीं हुआ? सिंथेसिस ने अपनी बात साबित की है कि नहीं? सारी दुनिया जो है वो आप करते हैं, उसके ऊपर जो है वो आप इस्तेमाल करती है छुरी डेली बेसिस पे। क्या सारी मतलब सारी दुनिया से आप छुरियां भी गायब कर देंगे? यस यस अमीना। सो मसला लोगों के माइंडसेट में है। द प्रॉब्लम इज विद द पीपल, इवल माइंडेड पीपल, नॉट विद टेक्नोलॉजी। आप मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं। देखो अच्छा कनार, क्या इसके अंदर मैंने कहा कि एंटीथेसिस की आर्गुमेंट गलत है? ब्लू व्हेल गेम को हमने नेगेट किया? ब्लू व्हेल गेम के जो रिजल्ट्स हैं उसको नेगेट किया? नहीं किया। अगले को लाजवाब बिल्कुल ये तैमूर काम ही है कि हम मानते हैं जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाकई 257 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स की उसकी बेसिस पे, हमने कब इनकार किया? लेकिन टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल जो लोग गलत कर रहे हैं उन लोगों को रोकने की जरूरत है। और वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है, वो तो ये छोटी आम घरेलू छुरी जो है उसको भी कोई गलत इस्तेमाल करे तो क्या सारी टेक्नोलॉजी गलत हो गई? नो। ये है मेथड इसको लिखने का। इसी तरह से अगली हेडिंग उठाएं, उसके ऊपर 3 पैराग्राफ्स लिखें। अगली हेडिंग उठाएं, बस ये खत्म हो गया ना। हेडिंग उठाई, उसको प्रूव किया, आगे नेक्स्ट उठाई, उसके 3 पैराग्राफ लिखे, खत्म होता गई साथ साथ बात। कोई वो लंबी बात खींचने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से जी हाँ तमू, जैसे आम आम जैसे वो गन्स यूज होती हैं, तो इसका मतलब है कि गन सिरे से इजाद ही नहीं होनी चाहिए कि जिस स्कूलों में बच्चे जो है वो टीचर को मार देते हैं। नो। सो जनाब, here we are. This is argumentative essay in brief. क्लास कुछ बोलेंगे आप कुछ कि प्रैक्टिस करें अमीना, प्रैक्टिस करें। इसका तरीका ये है कि ये चलती है प्रैक्टिस की बेसिस पे कि आर्ग्यू कर, आपस में आर्ग्यू करो, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के आपस में। जिस तरह मैंने उस दिन किया था ना कि लाले तुम तो क्लास में हो ही नहीं, तुम कैसे कहते हो मैं हूं, पता नहीं कौन था उस दिन आप में से, और हम साबित किया था कि नहीं आप है ही नहीं, तो वाकई साबित हो गया था कि नहीं है। कनार था वो वाकई साबित हो गया था कि वो नहीं है, क्योंकि हमने आर्गुमेंट निकाली ना उसके अंदर से। आर्गुमेंट निकाल ली कि भाई मैं तो, बात हो रही है जहां पे स्पीकर है उसकी फिजिकल प्रेजेंस की बात हो रही है, स्पीकर वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है, वो हेयर को डिफाइन कर रहा है, हेयर की बात कर रहा है। तो हेयर मींस व्हाट? हेयर मींस हेयर एंड नाउ, दिस फिजिकल स्पेस। क्यों भाई कनार, समझ आई? आज मैंने इसको यही बिठा लिया है। क्या ख्याल है? आज फिजिकली प्रेजेंट हो ना यहाँ पे, क्या करूं, इसको कैमरे पे लाके दिखाऊं आपको? क्यों कनार, कहां पे तुम? इन विच सिटी आर यू? वकार से सर, सिंथेसिस में यूएस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे, उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, लाइक ईज ऑफ कम्युनिकेशन। सिंथेसिस ने वकार से, तुम अगर पता नहीं पिछली क्लास में थे कि नहीं थे, मैंने जिक्र किया था स्कूल एसे का, और स्कूल
डिबेट का और यूनिवर्सिटी डिबेट का। स्कूल डिबेट है कि वो टॉपिक के बात करेगी, सिंथेसिस जो है वो ईज ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो उसी के ऊपर बात करता रहेगा। नहीं, सिंथेसिस जो है वो जैसे एंटीथीसिस ने थीसिस को पकड़ा था, तो सिंथेसिस एंटीथीसिस को पकड़ेगा। और अपनी ब्लेसिंग, मैंने जहां लास्ट सेंटेंस लिखा है प्रूव टू बी मोर ऑफ अ ब्लेसिंग, वहां मैं ऐड कर देता हूं बाय ईज ऑफ कम्युनिकेशन। बस बात साबित हो जाएगी। Kanar, in which city are you, by the way? नहीं मोहम्मद आदिल, ओवरव्यू में जो है वो आर्गुमेंट्स नहीं देने होंगे, वो सिर्फ आप टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स ऑल। तैमूर कोयटा शरीफ, अच्छा अच्छा, शरीफ क्यों कहते हैं इसको? ओके, इज्जत से नाम लेना चाहिए ना अपनी प्लेस ऑफ। अच्छा तैमूर, आप लोगों ने मुझसे, टुडे इज द 8th लेक्चर, मैंने कभी आपको इस तरह की इजी चॉइस अपने पास से करके दी कभी आपको कि आप ये ना करें कि वो वाला कर लें? डिड आई एवर? आई हैव प्रिपेयर्ड यू टू मेक योर ओन चॉइसेस। I have given you the skill of making your own decisions. Throughout this course, I have been focusing on only one thing, that you must make your own decisions. I can assist you in making decisions. I will tell you the method of making decisions, what to do, what not to do, but ultimately the decision has to be yours, your own. जी मुअज़्ज़म खान, about 100 to 120 words, ज्यादा नहीं। आदिल ये क्वेश्चन में पूछने वाला है यार। आर्गुमेंटेटिव ऐसे हर पेपर में आते हैं, मिनिमम 2 to 3 4 टॉपिक्स आर्गुमेंटेटिव के होते हैं हमेशा। 1/3 आर्गुमेंटेटिव होता है, 1/3 एब्स्ट्रैक्ट, 1/3 एक्सप्लेनेटरी। टॉपिक्स मैंने जैसे आपको बताया था उसमें भी, चॉइस ऑफ लेक्चर नंबर 2 में या 3 में, हाउ टू सिलेक्ट अ सीएसएस ऐसे टॉपिक, हमेशा वो वाला टॉपिक लेते हैं जिसकी आपको इंटरेस्ट है। नॉलेज तो है उसके लिए, नॉलेज तो लाजमी है, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट भी है। जैसे डेमोक्रेसी के बारे में गो कि मुझे पता काफी कुछ है, लेकिन आई वुडंट लाइक टू राइट अबाउट दैट। दैट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, आई वुड नेवर लाइक टू अटेम्प्ट दैट। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, बाद लोगों को वो बड़ा पसंद है, बाद लोग कहते हैं कि यस हम उसके ऊपर लिखना चाहते हैं। जी दाऊद, मैं समझ गया हूं, ओपन रखें अपने आप को। ये 2018 में यही हुआ ना लोगों के साथ कि उन्होंने तैयार किए हुए थे क्लाइमेट चेंज और डेमोक्रेसी और विमेन एजुकेशन और विमेन राइट्स और ये सारी चीजें, और उसी चक्कर में वो मिस कर गए सबसे इजी टॉपिक जो था उस पेपर का, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। सबसे इजी पेपर, सबसे इजी टॉपिक वो इसलिए मिस कर गए कि उन्होंने देखा कि जी एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन तो मैंने नहीं तैयार किया हुआ, तो मैंने तो वो मुश्किल टॉपिक्स याद किए हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के और सीपैक और सारा कुछ, ये चक्कर। ओके, जरा मुझसे अपनी लिस्ट पूरी करवा लें चीजों की, ग्रुप के अंदर क्या कुछ किया है। अच्छा, एक तरह मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये वाला जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जिस वक्त मैंने लिखा था, उस वक्त ये वाली आउटलाइन मेरे सामने नहीं थी, जुबानी मुझे याद था थोड़ा थोड़ा। गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं इसको आउटलाइन को उसके मुताबिक कर दूं जरा। कंक्लूजन इज सेम, कंक्लूजन सेम, ओवरव्यू, किसी स्टेटमेंट लिखने का मेथड जो है वो सेम है।
ease of communication, convenient and accessible to all. Education, health, and मैं आपके ग्रुप में ये सारा इकट्ठे ही भेज देता हूँ। चेक कर लीजिएगा जरा, ग्रुप में चेक कर लेना। गुल कंक्लूजन में थीसिस एंटीथीसिस को अपोज करेगा ना? अच्छा इसका जरा सुन ले जरा। कंक्लूजन में आप ऐसा करें कि पांचों सिंथेसिस को मेंशन कर दें। समझ आती बात की? कंक्लूजन में थीसिस स्टेटमेंट लिख के ऊपर, सो कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद पांचों सिंथेसिस जो थे उनको मेंशन कर लें।
मैंने वो लाइन भी ऐड कर दी है उसके अंदर, लाइक ईज ऑफ कम्युनिकेशन। जी, अंदाजा लगा रहा हूं कि करिकुलम पर जो मामला चल रहा है, अगर उसमें कोई आर्गुमेंटेटिव टॉपिक आएगा तो कितना ट्विस्टी हो सकता है। वन नेशन वन करिकुलम, प्रेजेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जी, ये आर्गुमेंटेटिव आ सकता है आपके व्यूज देखने के लिए कि आपके ख्याल में एजुकेशन के ऊपर इस वक्त ये हॉट टॉपिक है, वन नेशन वन करिकुलम, और आर्गुमेंटेटिव बनाया जा सकता है। कैन द national educational objectives be achieved through one nation one curriculum initiative? या एग्जैक्टली ये नाम तो नहीं लिखा जाएगा, ये तो कभी भी नहीं लिखा जाता। हमेशा इसको इस तरह से किया जाएगा कि can the uniformity of curriculum lead to national integration? लिखो 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 टॉपिक। पर्पस क्या है सिंगल का? Can the uniformity of academic curriculum lead to better social and moral standards, betterment of society? Can the uniformity of academic curriculum lead to betterment of society? यानी हम ये नहीं कहते कि ये नेशनल इंटेग्रिटी की तरफ ही लेके जाएगा, उसको ओपन रखते हैं ना। और बुनियादी हमारा मकसद ये है कि हम सोशल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स कंट्री के बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हम मेरी इंटीग्रेशन की तो बात नहीं ना कर रहे। हाँ जी, वही ना, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं, सोनम, एजुकेशन सिस्टम के लिए हम नहीं कर रही है। नहीं, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब ये है टू रिमूव द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन टुडेज एकेडमिक सोसाइटी। एसएनसी क्या चीज है? सिंगल नेशनल करिकुलम। एसएनसी क्या है यार? बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं, बात सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है? जी, मैं नेगेट करूंगा इसको। डेमोक्रेसी के खिलाफ है ये। मुझसे अगर पूछे तो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के स्टेप्स हैं, और इसमें एविडेंस मैं दूंगा कि जर्मनी फैशिस्ट गवर्नमेंट्स, इटली, स्पेन, फैशिस्ट गवर्नमेंट्स हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती हैं। चाइना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, रशिया, ये यहाँ से स्टार्ट करती हैं हमेशा। क्यूबा, जो ईस्टर्न यूरोप, सारा जो था सिंगल नेशनल करिकुलम थ्रू आउट द कंट्री टू डेवलप अ सर्टेन माइंडसेट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है मेरे ख्याल में। एंड आई कैन प्रूव इट लाइक दैट ऑल्सो। ये एक ये समझ नहीं आती कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स कैसे ले सकती है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या ख्याल है आप लोगों को? कुछ समझ आ रही है इसकी? कोई सिंगल नेशनल करिकुलम की थोड़ी सी बात कर लें जरा।
क्लास कल्चर, आदिल थोड़ी सी कर लें जरा बात इसके ऊपर। क्लास आप हिस्सा लेंगे थोड़ा सा डिस्कशन में ब्रेक के बाद, फिर मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। फिर देखिए क्लास कल्चर का मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, बड़ी सादा सी है। कोलालमपुर में मलेशिया में ओ लेवल, कैम्ब्रिज का जो ओ लेवल है वो स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑफर किया जाता है सेम फीस पे। आप एसपीएमएस कर लें, जो उनका एसपीएसएम जो मलेशिया का अपना मैट्रिकुलेशन है वो कर लें, या इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन कैम्ब्रिज ओ लेवल कर लें, सेम है, सेम टीचर्स, सेम फी स्ट्रक्चर, नथिंग। वहां पे ओ लेवल का नाम ले तो कहते हैं इसमें इसका जिक्र करने की क्या बात है जी, ओ लेवल तो पाकिस्तान में तो नाम पड़ी है लीड क्लास। अच्छा जी, यहाँ तो हम स्कूल में आते हैं बच्चे, उनसे पूछ लेते हैं आपने ये करना है ये करना है, वो स्ट्रीम बना लेते हैं बस। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। इंडिया में फॉर एग्जांपल ओ लेवल का क्या स्टेटस है? इज दैट अ स्टेटस सिंपल? इंडिया ने अपना जो है मैट्रिकुलेशन सिस्टम जो है, नेशनल मैट्रिकुलेशन सिस्टम जो है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब वो, हम लोग मस्कत में थे और वहां पे इंडियन स्कूल्स जो है वो 11 स्कूल्स थे। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा। अब तो इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ गई है वहां पे इनसे बहुत ज्यादा, ओमानी लोगों से। तो वो 11 के 11 स्कूल्स उन्होंने, उसमें से 6 स्कूल्स में ओ लेवल ऑफर किया जा रहा था, सब में उन्होंने बंद कर दिया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो जा रहे थे वहां पे ओ लेवल के लिए, अब वो मुसीबत में पड़ गए। हमारे कोलीग्स जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे इंडियन स्कूल्स में, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग बहुत जबरदस्त है। स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग आपके ख्याल में इंटरनेशनल स्कूल्स में, बाहर के मुल्कों में किन स्कूल्स का सबसे हाईएस्ट होता है? नॉट द कैनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल्स। द टॉप स्कूल्स आर, एनी आइडिया? ना जी, जर्मनी तो किसी खाते में नहीं है एजुकेशन में। जर्मनी तो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता ना, तो वो तो इंटरनेशनल स्कूल्स में तो आते ही नहीं है। इट इज ऑल नो। फिनलैंड अपने स्कूल तो नहीं खोलता। मैं पूछ रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में अगर इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे दूसरे मुल्कों में, तो इंटरनेशनल स्कूल्स में सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन किसका होगा? नॉट इंडियन। इंडियन से भी ऊपर श्रीलंकन है। और जो बेस्ट स्कूल माने जाते हैं वो माने जाए इंग्लैंड का नहीं। हाँ, इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए को सिर्फ हमारे पाकिस्तानी मान जाते हैं बेवकूफों की तरह कि हम ये अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो एजुकेशन को जानते हैं उनके बच्चे फिलिपिनो स्कूलों में पढ़ते हैं। फिलीपींस एजुकेशन, जो असल किसी को एजुकेशन कहें आप, वो एजुकेशन। एम्बेसडर्स अपने बच्चों को, जिनके लिए शरीफात बना हुआ है, इंटरनेशनल स्कूल्स बने हुए हैं, फिलीपींस का नेशनल, उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उन लोगों की इतनी जबरदस्त है। फिलिपिनो, यू डोंट नो दिस पीपल, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में। टेक्निकल, हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड पीपल, टेक्निकली साउंड कोर्सेज, स्किल्स उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की। नहीं, ओ लेवल तो बड़ा, ओ लेवल तो दुनिया में बड़ा मतलब बदनाम सा हो गया हुआ है, उसको तो मानता ही कोई नहीं है। इंग्लैंड की एजुकेशन सिस्टम को तो लोग नहीं कंसिडर करते ना। एनी हाउ, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो इंडिया ने अपना नेशनल करिकुलम और मैट्रिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब रफ्ता रफ्ता ओ लेवल स्कूल बंद हो रहे हैं वहां पे। मुश्किल से बड़े सिटीज में 3 या 4 बड़े बड़े स्कूल्स रह गए हैं बस। मलेशिया अपना मैट्रिकुलेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पाकिस्तान का ये मसला है, आप अपना मैट्रिकुलेशन सिस्टम बेहतर करें, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाएं, ओ लेवल की खत्म हो जाएगा मसला। लेकिन यहाँ पे होना नहीं ना। यहाँ पे वो जो ब्राउन साहब है, यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल जो चल रहा है, राज चल रहा है, राज, वो आप नहीं ना खत्म कर पा रहे।
जब तक हम इसको ओ माय गॉड फसीहा, एसएनसी नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट स्कूल्स, तो फिर मकसद क्या हुआ आपका? फिर आप बना क्यों रहे हैं? आउटडेटेड, बिल्कुल आउटडेटेड, नाम ही नहीं है। मतलब मैं ये दूसरे कंट्रीज कहीं भी जाते हैं तो ओ लेवल कहते हैं, अच्छा वो व्हाट इज दैट, कैम्ब्रिज, अच्छा कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन भी होते हैं, हाँ जी। व्हाट इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डूइंग इन द एग्जामिनेशंस? टू टेल यू द ट्रूथ, Cambridge University has got nothing to do with Cambridge international examinations. Then it's understood. Cambridge town में है ना, तो international examination CIE, तो जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोई जिक्र ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, राफिया तारिक, दिस इज द सॉल्यूशन दैट पाकिस्तान नीड्स टू अपग्रेड गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आपको अपना मैट्रिकुलेशन इतना हाई करना पड़ेगा, ये अगर सॉल्यूशन है तो वो ये सॉल्यूशन है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप ऑलरेडी आप सेम करिकुलम पढ़ा रहे हैं। तैमूर, टू टेल यू द ट्रूथ यार, ये सीआईई के नाम पे पैसे जो है ना देते हैं, ये सारा कुछ। आई हैव बीन इन वेरी क्लोज टर्म्स विद दीज पीपल, बीकन हाउस एंड सिटी, जो ओनर्स हैं इनके, उनके साथ वो साफ लफ्जों में, नाम नहीं मैं इनका लूंगा, चेयरपर्सन है जो इसके सिस्टम के, वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि ये एलीट का स्कूल है। अमीरों को जरूरत होती है कि उनके बच्चे अलग रहें, कॉमन पीपल के साथ मिक्स ना हो। हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होती है। अब कहीं भी स्कूल्स देख लें, प्राइवेट स्कूल्स, अब 35-40 हजार रुपये अगर फीस होगी, ऑटोमेटिकली वहां पे सिर्फ एक ही क्लास आपस में मिक्स होगी। आपने बच्चों को अपनों को सेपरेट कर लिया कॉमन पब्लिक से। बात की समझ आ रही है? ये है बुनियाद इस पूरे बिजनेस की, कि एलीट ने अपने बच्चों को अलग करना होता है बाकियों से। तो ये नहीं कि एजुकेशन बड़ी जबरदस्त है। हेड स्टार्ट किस चीज का 47,000 रुपीज पर मंथ लेता है? किस चीज का? सिर्फ इसलिए कि जितनी ज्यादा फीस होगी उतना आम आदमी वहां पहुंच नहीं सकेगा, और सिर्फ पैसे वाले पहुंच सकेंगे, एंड दैट्स ऑल। लाहौर में हमारे करीब एक स्कूल है, वहां पे बच्चे को मोटरसाइकिल पे आने जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पे बच्चा आ जा सकता है। इट्स कॉल्ड PAS, प्रीमियर अमेरिकन स्कूल, कैनाल के ऊपर है। गाड़ी के अलावा आप बच्चा दाखिल ही नहीं करा सकते। वो पहले पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी आएगी। सो ये नहीं है, ये आप इसको ये ना समझें कि मतलब टू अट्रैक्ट द क्लास, यस एग्जैक्टली, वो ये ना समझे कि ये कोई एजुकेशन बेहतर है। ये हमें अपनी परसेप्शन ठीक करनी चाहिए। इट्स नॉट अ बेटर एजुकेशन, नहीं, अमीरों ने अपने बच्चों को अलग करना है। दे डोंट वांट देम टू मिक्स विद द कॉमन पीपल, एंड दैट्स ऑल, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये इसकी फाउंडेशन है इन चीजों की। अमीरों का स्कूल। इमरान खान अंडरस्टैंड्स दिस थिंग क्वाइट वेल। इमरान खान के साथ ब्लूमफील्ड हॉल में हमारा बड़ा करीबी इंटरेक्शन रहा हुआ है, जब शौकत खानम का स्टार्ट कर रहा था काम उस वक्त की। और ही अंडरस्टैंड्स दिस थिंग वेरी क्लियरली कि एलीट ने अपने बच्चों को अलग रखना है। उसका सिस्टम वो कोई ना कोई निकाल के रखेगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलोंग्स टू दैट क्लास। ही डज नॉट बिलोंग टू द अदर क्लास, वो खुद उस क्लास से बिलोंग, तो उन्होंने उनको जरूर प्रोटेक्ट करना है उसने। स्टेटस बेस्ड सोसाइटी, यस। He understands this very clearly. I don't think उसने अपनी कहीं भी कहा है उसने कि जी हम सारे उसका टारगेट, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, टाइम हो रहा है ब्रेक का, अगर अपना माइंड इसके बारे में क्लियर कर लें तो थोड़ा सा, कि आप ऐसे लिखते वक्त खामखा गवर्नमेंट के खिलाफ ना लिखना शुरू कर दें। टारगेट उसका ओ लेवल को मैट्रिक के बराबर लाने का नहीं है, प्लीज। टारगेट उसका है मदरसा को इज्जत देने का, कि मदरसा एजुकेशन के अंदर भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं,
और उनकी वैल्यू कोई नहीं उनकी एजुकेशन की, वो लोग क्यों नहीं मेडिकल कॉलेजेस में आ सकते, वो लोग क्यों नहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आ सकते। बेसिकली उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि उनका वो जो अगर कोई ऐसा करिकुलम के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो उनको रेडिकलाइज कर रही है, उसको एलिमिनेट करें। तो ये अपना किबला आप दुरुस्त करें। ही इज नॉट एमिंग टू डिमोलिश दिस एलीट स्कूल सिस्टम, ही वांट्स टू अपलिफ्ट दैट रिलीजियस, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव्स है सारे। जी तैमूर, आई एग्री विद यू। ठीक है, आई डोंट नो तैमूर, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल, मुझे तलागन का भी नहीं पता, बैतुल इस्लाम का भी नहीं पता। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा रहा नहीं ना पाकिस्तान में भी। अच्छा जी, वी आर गोइंग ऑन अ ब्रेक। भाई मुबशरा, आपका सवाल खुद ही जवाब दे रहा है मेरी बात का। आप योर क्वेश्चन इज आंसरिंग दिस थिंग बाय इटसेल्फ। दैट्स नाइस तैमूर। ओके जी, 3:53 to 4:13 PM वापस आके हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट FIRE। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास टुडे फॉर एसे, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ते हैं वापस आके। थैंक यू।